गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने लास्ट लेक्चर में मॉनेटरी पॉलिसी जो थी उसके मेजर्स किए थे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, जो आपने अपने बैंकिंग वाले चैप्टर में भी किए थे। अब उसके बाद आता है हमारे पास नया टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी एंड डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप। आपकी मॉनेटरी पॉलिसी और आपकी फिजिकल पॉलिसी, दोनों पॉलिसीज आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर से। 4 मार्क्स में आपकी आती ही आती है कोई पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है जो, उसको आप स्किप कर सकते हो, बट इनको आपको करना ही पड़ेगा। तो इसमें आपके ये बता रखी है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो अवस्फीति का अंतराल को ठीक कैसे कर सकते हैं, उसमें कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई जाती है, कौन सी नहीं अपनाई जाती है, वो हमें डिस्कस करना है। इसमें जो है, इसमें क्या होती है, मंदी होती है, तो हमें कौन सी मौद्रिक पॉलिसी अपनानी पड़ती है, सस्ती मौद्रिक पॉलिसी अपनानी पड़ती है। क्यों अपनानी पड़ती है? क्योंकि इसमें जो है लोगों के पास रोजगार नहीं होते, इसमें डिमांड कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे प्रोडक्शन है वो बिकता नहीं है, डिमांड नहीं होती जी। तो क्या होता है, लोगों का प्रोडक्शन बंद हो जाता है, प्रोडक्शन बंद होता है, रोजगार छिन जाते हैं। तो इसीलिए इसमें क्या करना चाहिए, इसमें बैंक रेट को कम कर देना चाहिए। बैंक रेट को कम कर देंगे तो लोन ज़्यादा होंगे, ज़्यादा एडवांसेस होंगे, तो क्या होगा, डिमांड ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़, केंद्रीय बैंक खुले बाजारों में प्रतिभूतियां खरीदते हैं, जिसकी वजह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूप से नकदी किसके पास बढ़ती है, रिजर्व, कैश रिजर्व बढ़ते हैं, और कैश रिजर्व बढ़ने से जमा राशि कई गुना बढ़ जाती है, जिसके कारण साख का विस्तार होता है। फिर जब हमारे पास कैश ज़्यादा होंगे तो साख का विस्तार होगा और हमारी डिमांड्स में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है। तीसरी चीज़ आती है हमारे पास CRR, कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो को जो है कम कर दिया जाता है, जिससे इसके फलस्वरूप क्या होता है, बैंक अधिक साख करने के लिए अधिक क्या करते हैं, अधिक निर्माण कर सकते हैं, साख को अधिक ऋण देते हैं। इसके कारण जिसके अधिक ऋण देंगे तो क्या होगा, उसकी मांग में वृद्धि होगी और न्यून मांग को ठीक किया जा सकेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा आ जाएगा। तरलता अनुपात को कम कर दिया जाता है। तरलता अनुपात को अगर कम करेंगे तो क्या होगी, फिर डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि उनके पास जो लिक्विडिटी वो है, लिक्विडिटी रेशो जो है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो बैंकों को अधिक ऋण दे सकते हैं, और अधिक ऋण देंगे तो क्या होगा, फिर डिमांड में इंक्रीमेंट आएगा। तीसरी चीज़, जो ऋणों की सीमांत आवश्यकता है उसको क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, मार्जिन को कम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा एडवांसेस होते हैं। राशनिंग को ख़त्म कर दिया जाता है, जिससे कि वो सट्टेबाजारी में भी अपना पैसा लगा सकता है। तीसरी अगर नेक्स्ट थिंग है कि जो केंद्रीय सरकार है, केंद्रीय बैंक जो है हमारा RBI जो है, वो व्यापारिक बैंकों को अपनी गुडविल इंक्रीज करने के लिए, साख का विस्तार करने के लिए नई नई सलाहें देता है, एडवाइसेस प्रोवाइड करते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो इसमें आपकी कौन सी न्यून मांग में आपकी कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई जाती है, चीप मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई जाती है। ठीक है, ये तो था डिफ्लेशन के केस में। अब आता है हमारे पास इन्फ्लेशन के केस में। इन्फ्लेशन के केस में इससे बिल्कुल अपोजिट होगा। वहाँ पे बैंक दर में क्या किया जाता था, कमी की जाती थी, यहाँ पे वृद्धि की जाएगी। वहाँ पे क्या होता था, क्रय शक्ति ज़्यादा हो जाती थी, खुले बाजारों में बिक प्रतिभूतियाँ क्या होने लगती थी, ज़्यादा बिकती नहीं थी, तो रिजर्व होने लगता था पैसा। लेकिन यहाँ पे खुले बाजार में बिकने लगती हैं तो क्या होगा, इससे क्रय शक्ति कम हो जाती है। तीसरी चीज़, कैश रिजर्व रेशो को भी बढ़ा दिया जाता है, वहाँ पे कम कर दिया जाता था। SLR को भी वहाँ पे क्या होता था, कम कर दिया जाता था, जिससे कि हमारे पास जो ऋण की जो पावर है वो बढ़ जाती थी। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कर दिया जाएगा, जिससे कि उधार देने की जो पावर होगी वो कम हो जाएगी। सट्टेबाजारी क्रियाओं में भी वहाँ पे क्या होता था, बढ़ा दी जाती थी। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इनकी सीमांत आवश्यकता को बढ़ा दिया जाएगा, जिसके कारण हमारे ऋण महंगे हो जाएंगे। वहाँ पे क्या था, साख की राशनिंग की जाती थी, जिससे कि साख का अधिक फ्लो न हो। ठीक है, वहाँ पे साख का ज़्यादा फ्लो होता था। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें वहाँ पे तो इसको ब्रॉड करने के लिए एडवाइस दी जाती थी, यहाँ पे उसको संकुचित करने के लिए, लिमिट एक श्रिंक करने के लिए एडवाइस प्रोवाइड की जाएगी। तो इसमें कौन सी पॉलिसी अपनाई जाएगी, इसमें चीप मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई जाएगी। ठीक है, तो ये थी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी। उसके बाद हमारे पास नया नेक्स्ट टॉपिक आता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है और ये क्यों यूज़ की जाती है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो विशेष उद्देश्यों के लिए यूज़ की जाती है, ताकि विदेशी व्यापार को कंट्रोल किया जा सके। और विदेशी व्यापार में क्या आते हैं, हमारे इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स। इम्पोर्ट्स क्या होते हैं, जिसको हिंदी में आयात बोलते हैं। जब हमारे देश में वस्तुओं की ज़्यादा डिमांड हो जाती है और भारत अपनी उन डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाता है, तो क्या करते हैं, बाहर से इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है,
और एक्सपोर्ट क्या होता है, जब हमारे पास मांग नहीं होती, मतलब न्यून मांग होती है, तो क्या करना शुरू कर देते हैं, वो प्रोडक्शन यहाँ पे बिक नहीं रहा है तो उसको बाहर एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, ताकि जो है अच्छे से क्या हो सके, उनकी प्रोडक्शन निकल सके और उनकी इनकम जनरेट हो सके, ताकि रोज़गार वगैरह सब ठीक से चलता रहे। जब हमारे पास ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो इसको क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं, ठीक है। इसके जो बैलेंस को क्या कहा जाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। अगर वो पॉजिटिव में आता है तो वो हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस होता है। जब हमारे पास मतलब एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होते हैं और इम्पोर्ट कम होते हैं तो वो एक्सपोर्ट सरप्लस होता है, और जब इम्पोर्ट्स ज़्यादा होते हैं और एक्सपोर्ट कम होते हैं तो वो क्या होता है, हमारे पास इम्पोर्ट सरप्लस होता है, ठीक है। जब हमारे पास हमारी मांग में वृद्धि होती है तो क्या होने लग जाता है, इन्फ्लेशन होने लग जाता है, और जब मांग में कमी होती है तो क्या होने लग जाता है, डिफ्लेशन होने लग जाता है, ठीक है। तो अभी इन्होंने अगले टॉपिक में बोल रखा है डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सपोर्ट सरप्लस। जब हमारे पास मांग में कमी होगी तो क्या होगा, एक्सपोर्ट सरप्लस होगा। क्यों एक्सपोर्ट सरप्लस होगा, क्योंकि जब हमारे पास मांग में कमी होगी तो हम अपनी चीज़ों को बाहर निर्यात करेंगे, और अगर बाहर निर्यात करेंगे तो उसके बदले में हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा, और हमारे पास से पैसा जाएगा कम, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट सरप्लस हो जाएगा। एक्सपोर्ट सरप्लस होगा तो इससे क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा, उत्पादन में वृद्धि होगी, इनकम बढ़ेगी, जिससे कि हमारे पास जो आय है, नेशनल इनकम है, वो कई गुना बढ़ जाएगी, जिससे कि फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अगला है एक्सेस डिमांड एंड इम्पोर्ट सरप्लस। अगर हमारे पास ज़्यादा डिमांड होगी तो इससे क्या होगा, एक्सेस सरप्लस होगा, इम्पोर्ट सरप्लस होगा। कौन सा, क्योंकि हमारे पास जब डिमांड ज़्यादा है तो हमें बाहर से चीज़ें मंगवानी पड़ेंगी, और जब बाहर से हम चीज़ें मंगवाएंगे तो हमें उसको पे करना पड़ेगा, तो इससे हमारे पास क्या होंगे, पैसे जाएंगे ना, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इम्पोर्ट सरप्लस कहा जाता है। ये कब होता है, जब हम मुद्रास्फीति पाई जाए, मतलब जब इन्फ्लेशन पाया जाए, ठीक है। इससे क्या कर सकते हैं, फिर इसको ठीक करने के लिए 3 प्रकार से हम पैसे करते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं। कैसे कैसे, एक तो जो हमारी विदेशी परिसंपत्ति है, गोल्ड वगैरह है, उनको क्या करके, सोल्ड आउट करके, उसको कम करके। दूसरी चीज़, विदेशों से ऋण विदेशी ऋणों को बढ़ाकर मतलब IMF वगैरह के निवेशों को प्रोत्साहित करके, ग्रांट्स के रूप में सहायता करके, ऐसे करते हैं, ठीक है। ये अदर मेजर्स वगैरह आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये देख लीजिए कि इससे जो है डेफिशिएंट डिमांड, जब न्यून मांग हो तो क्या किया जाना चाहिए। डेफिशिएंट डिमांड में बजट पॉलिसी होती है, वो कैसे ठीक करनी चाहिए, उसको सरकार को अपना खर्च बढ़ाना चाहिए, क्योंकि तभी उसको बैलेंस में ला सकती है। टैक्सों को कम कर देना चाहिए, तभी वो अपनी डिमांड बढ़ा सकते हैं। सस्ती मुद्रा पॉलिसी अपनानी चाहिए, ब्याजों को कम कर देना चाहिए, ताकि तभी तो वो ज़्यादा लोन्स लेंगे, और ज़्यादा लोन लेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा डिमांड करेंगे। दूसरी चीज़, अब मुद्रा की पूर्ति और उपलब्धता को बढ़ाना चाहिए, निर्यात की वृद्धि करनी चाहिए, ताकि रोजगार वगैरह सबको उपलब्ध हो सके। और एक्सेस डिमांड के केस में क्या क्या करेंगे, करों की ज़्यादा कर देंगे और सरकार का खर्चा कम कर देंगे। केंद्रीय सरकार में महंगी मौद्रिक पॉलिसी अपनाएंगे, ब्याज की दर बढ़ा देंगे, मुद्रा की पूर्ति कम कर देंगे और निर्यात कम कर देंगे, आयात ज़्यादा करेंगे। तो इस टाइप से कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें हम ध्यान देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका आज 12th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक बार आप पढ़ के देख लेना इसको, और इसमें से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। कल से हम अपना 13 चैप्टर गवर्नमेंट बजट हम स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।